हेलो, आई एम वैशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। आज मैं एक नई वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीनियर अलजेब्रा 2022 लीनियर अलजेब्रा 2022 के क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस हैं आपके IIT JEM के। फाइन, IIT JEM के। इसी तरीके से मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए सो ऑन लाती रहूँगी। सो इस वीडियो में मैं अराउंड 2 to 3 या 4 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपके लिए बना दूंगी, और बाहर से जो थंबनेल होगा उसमें ईयर भी डाल दूंगी, ताकि आप इजीली देख सकें कि कौन से ईयर के कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है। फाइन, तो ये करते हैं। और दूसरा, फिर इसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो CSIR नेट और गेट के जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रैंडमली क्वेश्चंस डालती रहूँगी। और आपको कौन से टॉपिक्स के चाहिए, जब ये वीडियोस अच्छी लगें आपको, तो आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो भी आप बता सकते हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और ये आपको कैसी लगी सीरीज़, ये ज़रूर बताइएगा। और सीरीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपके साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन में ट्राई करूंगी एक या एक से दो मेथड जो भी मुझे आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगी। अगर आपको उनके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट आते हो तो प्लीज़ वो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए कि मैम इस भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि मैं भी कुछ सीखूं और बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ सीख सकें। ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली द सीरीज दैट विल ग्रो टुगेदर। ओके, एंड हियर विल डेवलप अवर कॉन्सेप्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है। पहले आई विल रीड द क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस की हाउ टू डू और क्या क्या इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। कंसिडर द 2x2 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है M, जो 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इफ द 8th पावर ऑफ M सेटिस्फाइज दिस कंडीशन देन द वैल्यू ऑफ x। यहाँ ये दिया गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है M एक मैट्रिक्स है जो कि हमारी है 1 1 1 0। अगर इस मैट्रिक्स की मैं 8th पावर कर दूं तो ये हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स कि जब आप इस M की 8th पावर करोगे, यहाँ रखोगे, तो आपको कुछ यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 into 2 की। ओके, और ये मैट्रिक्स, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 into 2 की है, ये 2 into 1 की है, तो आपको 2 into 1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। उसको जब आप x y से इक्वेट करोगे तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, और x की क्या वैल्यू निकलेगी वही इसने पूछा है। ठीक है, तो अब हम ये करके देखते हैं। मुझे दिया है 1 1 1 0। सो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी m.m करके m स्क्वायर फाइंड कर लूँ। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला लगेगा कि x to the power a डॉट x to the power b इज x to the power a प्लस b। पावर्स ऐड होंगी, बेस सेम होगा। तो यहाँ 1 है तो m स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 1 1 0। सो 1 1 1 0, तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, 1 और 1, तो दैट मीन्स यहाँ 2 मिल जाएगा, फिर यहाँ हमें 1 मिल जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब m स्क्वायर डॉट m स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, m4, 2 + 2 ऐड करो तो m4 मिल गया। तो m स्क्वायर क्या है, ये है, ये m स्क्वायर है। m स्क्वायर को लिखो 2 1 1 1 इंटू 2 1 1 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा। इसको यहाँ से करोगे तो 2 2 सा 4, 4 + 1 5, ये 1 है। हाँ, फिर इसी तरीके से इसको यहाँ करोगे तो 2 + 1 3, फिर नेक्स्ट करोगे 2 + 1 3, फिर नेक्स्ट करोगे तो 2। ठीक है, ये हमें मिल गया m to the power 4। अब m to the power 4 आ गया तो फिर m to the power 4 कर लो, क्योंकि 4 + 4 8, तो m की पावर 8 मिल गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। 5 3 3 2 को 5 3 3 2 को करेंगे मल्टीप्लाई करके, वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पे ये करेंगे इसको, तो 25 + 9 इज 34। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 3 = 15 प्लस 5 3 = 15 + 2 6, तो 15 + 2 15 + 6 इज 21, तो 21 लिख दिया। इसी तरीके से 5 3 = 15 + 3 2 = 6 इज 21। फिर 3 3 देखिए 3 3 = 9 प्लस 3 2 = 6, कितना होगा, 9 + 6 इज 15। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हमारी को जो वैल्यू मिली है m to the power 8 की, उसको हम अपनी ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी, ये जो कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है 34, फिर है 21, फिर है 21, फिर है 15, नेक्स्ट क्या है
1 0 को मल्टीप्लाई करना है और इसी तरीके से यहाँ दिया है XY। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ हमें फर्स्ट रो दे देगा, है ना। तो यहाँ पे सो क्या होगा 34 और ये 0, तो हमें फर्स्ट रो की वैल्यू मिल गई 34। इसी तरीके से ये दे देगा हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, तो 21, मतलब हमें फर्स्ट कॉलम मिल गया 34 एंड 21। ये हमारी वैल्यू आ गई LHS की। LHS को RHS के साथ इक्वेट करो तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x हमें मिल जाएगा 34। हम यहाँ चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आप देख सकते हो कि 34 की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है। सो ऑप्शन C इज़ योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाइए इस तरीके के क्वेश्चंस की और फिर इनको क्वेश्चंस को आप करिएगा, ठीक है। जहां और प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 और 6, तो 4 × 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, 4 × 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। इसका मतलब कि इसमें 4 रोज हैं और 6 हमारे पास कॉलम्स है। हमें इसने कहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। देखिए जब भी हमें कॉन्सेप्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आता है तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए हमेशा इक्लन फॉर्म निकालना, ठीक है। इक्लन फॉर्म निकाल के एक्चुअली हम ये बता सकते हैं कि हमारी कितनी रोज या कितनी कॉलम्स में पाइवॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो रोज में एग्जिस्ट करे पाइवॉट या कॉलम्स में एग्जिस्ट करे पाइवॉट, दोनों के नंबर सेम होते हैं और वही जो काउंट ऑफ पाइवॉट होता है वो आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स देता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम इसमें ये लगा सकते हैं कि इक्लन फॉर्म लगा के हम नंबर ऑफ पाइवॉट्स फाइंड कर लें। दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसमें ये लगा सकते हैं जो आपने 12th क्लास में आई होप पढ़ा होगा मैट्रिसेस के चैप्टर में, कि अगर आपको गिवन मैट्रिक्स में कोई ऐसा माइनर मिल जाए जो कि आपका जो एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा हो और वो आपका लार्जेस्ट माइनर हो ऑफ ए मैट्रिक्स, तो भी आप कह सकते हो कि उस मैट्रिक्स की रैंक उस माइनर के ऑर्डर के बराबर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनर वाले मैं बता दूं तो अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स लगा के चलूँ, देखो आपको दिख रहा है 1 1 1 1 1, ये वाली मैट्रिक्स। अगर आप ये वाली मैट्रिक्स लोगे तो दिख रहा है आपको डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये तीनों 0 है तो 1 के रिस्पेक्ट में आप जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 और -1 और 1, तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। एक बार करके देखना, नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसकी रैंक 4 होगी, पहला तरीका। दूसरा इक्लन फॉर्म का है तो मैं वो भी बता रही हूँ, ठीक है। इसको रब कर लो फिर ये दिखेगा नहीं। देखिए 1 1 1 0 0 0 आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग, ये पहली वाली रो मैंने लिख दी, ठीक है। सेकेंड वाली में देखिए 1 -1 0 0 -1, यहाँ मैं -1 लिख रही हूँ, 0 -1 -1 लिख रही हूँ, 1 -1 1 1 0 1 1 -0 1 0 -0 इज 0। फिर थर्ड वाली में मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग R2 - R1 और ये पुट कर रही हूँ मैं R2 में। सिमिलरली R3 में मैं लगा रही हूँ R3 - R1, ठीक है ना, इससे इसको कर रही हूँ। सो 0 -1 देखो -1 मिल जाएगा, 0 -1 -1 1 -1 0 0 -1 एंड 1 -0 1 0 और 1। इसी तरीके से 0 -1 0 -1 then 1 -1 is 0 0 1 is 0 0 1 -0 is 1 and 1 0 is 1, ठीक है। अब इन दोनों को आप आपस में सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि हमें इसमें एक पाइवट मिल गया, इसमें एक पाइवट मिल गया, इसमें भी एक पाइवट मिलेगा और इस वाले में भी एक पाइवट मिलेगा, तो हमें एक्चुअली 4 पाइवट्स मिलेंगे। तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, नहीं 4 हो सकती है, क्योंकि हमें 4 पाइवट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको इसमें 4 पाइवट्स मिलेंगे। तो आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरीके से मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो सेम है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई थी, ठीक है ना, तो आप उससे चेक कर लेना। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल लेट एक्स with real coefficients having the degree at most 6। तो P6x के बारे में बात करें, मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 6 का एक वेक्टर स्पेस इसने ले लिया, जिसको इसने कह दिया V, जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 के वेक्टर की हेल्प से वेक्टर स्पेस बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को।
विथ द जीरो पॉलिनोमियल, और इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल भी आ रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी इसमें से कंडीशन ट्रू होगी। तो एक्चुअली आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे ये गिवन फंक्शन है, कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में कि हम कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी गिवन वैल्यू को, किसी भी गिवन इक्वेशन को या फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन है या हमारी इक्वेशन है कि वो वेक्टर स्पेसेस जनरेट करेंगी या नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर स्पेसेस हैं जो वी से आ रहे हों, और अल्फा और बीटा अगर आपकी स्केलर्स हैं जो कि हमारे फील्ड से आ रहे हों, यहाँ पे मैं फील्ड रियल नंबर का ले लूँगी, तो अल्फा ए प्लस बीटा बी, बी हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है इसकी पहली, मतलब दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जीरो प्रेजेंट होना चाहिए उस वेक्टर स्पेस में। तो ये दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे कि क्या जीरो प्रेजेंट है जो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं उसमें, या फिर अल्फा ए प्लस बीटा बी जिसमें अल्फा बीटा रियल फील्ड से आ रहे हैं और ए बी आपके वेक्टर स्पेसेस के एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये जो कंडीशन बन रही है अल्फा ए प्लस बीटा बी, क्या ये भी हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग करती है। तो उसके बाद हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर गिवन फंक्शन हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से, देखना चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बी वाले क्वेश्चन को, बी वाले पार्ट। देखो बी वाले में इसने क्या कहा है, एफ बिलोंग्स टू वी, जो फंक्शंस हैं वो वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं और एफ 1/2 की वैल्यू 1 है। तो चेक करो कि ये जो फंक्शंस है इस तरीके के फंक्शंस के सब स्पेस बनाएंगे। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी इक्वल टू में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे तो उसको आप एक बार खुद भी माइंडली कैलकुलेट कर लोगे कि क्या यहाँ पे अगर मैं फंक्शन की कुछ भी वैल्यू दूँ तो मुझे क्या राइट हैंड साइड में 1 के अलावा कोई वैल्यू मिल सकती है? नहीं, क्योंकि इक्वल टू 1 दिया है तो कांस्टेंट फंक्शंस को बता रहा है जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो क्या ऐसे फंक्शंस वेक्टर स्पेस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से जीरो बिलोंग नहीं कर सकता। अगर मैं 1/2 की वैल्यू जीरो भी ले लूँ तो जीरो इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहीं से पता चलेगा कि हमारे फंक्शन में जीरो की प्रेजेंस नहीं होंगी, जबकि जीरो की प्रेजेंस एक नेसेसिटी है हमारे वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए। तो यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, सेकेंड इज नॉट ट्रू। अब मैं वर्क करती हूँ इसी तरीके से डी वाले में। इसने कहा अगर फंक्शंस जो हमारे पास हैं उनके अगर मैं डेरिवेटिव्स ले लूँ और x की वैल्यू 1/2 पुट करूँ तो वो वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। क्या इस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो हमारा सब स्पेस बनाएंगे? सेम कंडीशन फॉलो करती है, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बताया था कि वेक्टर स्पेस में आपके क्या है p6x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, एटमोस्ट 6 है। कोई भी इक्वेशन आप लेके चलोगे एटमोस्ट 6 डिग्री की, उसमें हाफ पुट करोगे और उसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या वो 1 के इक्वल आएगा? हाँ, बहुत सारे फंक्शंस आप बना सकते हो जिसमें 1 आएगा, लेकिन आप क्या इस तरीके की कोई भी वैल्यू लेके चलो, ठीक है, x इसमें आप 0 पुट करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में 1 मिलेगा? नहीं, सॉरी 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या थी? टू चेक वेदर 0 बिलोंग्स टू योर सब स्पेस और नॉट। तो ये मेरी इन दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बी और डी इज नॉट माई सब स्पेसेस, फाइन इज नॉट मेक द सब स्पेसेस। अब चेक करते हैं सी और ए के लिए। देखिए सी में इसने क्या कहा, इसने कहा f1/2 ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू f1 के बराबर आ रही है, ऐसे फंक्शंस को लेके चलो। तो ठीक है, हमने कहा हमारा जो f1/2 की वैल्यू, जो भी हमने एक फंक्शन लिया तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि f1 0 होगा। हम लेके चलते हैं लेट f1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दो और आप कहोगे कि हमें f1 की वैल्यू 0 मिल रही है, तो हम 0 बिलोंग कर दिया आपके फंक्शन में, ठीक है, 0 बिलोंग्स टू योर वेक्टर सब स्पेस जो भी आप लेके चल रहे हो। इसके बाद हमें दिखाना है कि हमने कहा f1/2 एक फंक्शन है, इसी तरीके से g1/2 एक फंक्शन है। दूसरी कंडीशन को मैं ले रही हूँ, सो अल्फा f1/2 प्लस बीटा g1/2 अगर मैं लूँ, ठीक है, इनकी मैं कुछ कुछ वैल्यूज़ ले सकती हूँ फंक्शंस की पॉलिनोमियल्स के टर्म में, और x अल्फा और बीटा में रियल नंबर से ले लूँ तो मुझे f(1) कुछ मिल जाएगा, ठीक है, दोनों का सम f(1) मिल जाएगा, और वो मैं कह सकती हूँ मेरे सब स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का सम भी एक फंक्शन के फॉर्म में मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, एक फंक्शन के फॉर्म में मिल रहा है, तो मैं कह दूंगी कि हाँ ये एक सब स्पेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे सी मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। अब मेरा बचता है ए वाला, ठीक है, ए वाले को ध्यान से देखिएगा। ए में क्या दिया गया, f1/2 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है, तो मेरे पास ये डज नॉट बिलोंग टू q आ गया।
क्यू को बिलोंग ही नहीं करता। तो ऐसे फंक्शंस लेने हैं जो रेशनल नंबर्स को ना बिलोंग करते हो, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स को ना बिलोंग करते हो, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स आने चाहिए जो रेशनल नंबर को ना बिलोंग करते हो। तो कहने का मतलब है कि उनकी एक्स की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो आपको आउटपुट दे वो रेशनल में ना आए, ठीक है। इसका मतलब इरेशनल या कुछ भी हो सकता है बट रेशनल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि f1/2 मैंने फंक्शन ऐसा लिया जिसकी वैल्यू 0 है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है, क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या 0 मेरे वेक्टर स्पेस में है और वेक्टर स्पेस सब स्पेस की जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, दोनों चीज़ें देखूंगी। तो 0 अगर f2 की वैल्यू में 0 लेके चलती हूँ लेट, तो वो क्या इसमें नहीं आता, रेशनल्स में आता है, तो ये कंडीशन तो यहीं फॉल्स हो गई। फिर भी आपके मन में अगर डाउट है तो दूसरी कंडीशन भी लेके चल लेते हैं, अल्फा f1/2 प्लस बीटा g1/2 ले लीजिए। चेक करिए कि क्या ये बिलोंग नहीं कर रहा क्यू को, अगर नहीं कर रहा है क्यू को तो देखिएगा। तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर √2 ले लूँ और f1/2 की वैल्यू भी √2 ले लूँ, ठीक है ना, लेट, और बीटा की वैल्यू मैं √5 ले लूँ और g1/2 की वैल्यू मैं √5 ले लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 2 प्लस और ये 5√5 क्या हो जाएगा 7। सो ये क्या है मेरा 9 ऑब्वियसली रेशनल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हम बता सकते हैं कि इनकी वैल्यूज इरेशनल लेने के बाद भी इनका सम रेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये यहाँ फिर गलत हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके का जो फंक्शन है वो सबस्पेस नहीं बना सकता, इस तरीके के फंक्शंस का कलेक्शंस जो है एक सबस्पेस नहीं बना सकता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी भी रॉन्ग होगा, सी करेक्ट होगा और डी भी रॉन्ग होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट के द्वारा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ा करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 को देख के एक बार को ओपन रेक्टेंगल देख के लग रहा है कि कैलकुलस का, लग ही नहीं रहा कि लीनियर अलजेब्रा का। जब थोड़ा नीचे आओगे और ये देखोगे मैपिंग दी है तो लग रहा है कि हाँ लीनियर अलजेब्रा का। कंसिडर द ओपन रेक्टेंगल, हमें एक ओपन रेक्टेंगल दिया गया, ठीक है ना। कहाँ पे बना है देखो, एस और टी दो एक्सेस लिया, तो मैं इसको एस ले लेती हूँ एक्स को और वाई को मैं टी ले लेती हूँ। तो 0 से लेके 1 तक और 0 से लेके 1 तक बना हुआ है, नहीं, ठीक है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल, एक्चुअली स्क्वायर है, ये अंदर की वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। ये मुझे दिया गया है, इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे इस सेट को बिलोंग करेंगे जो मेरा है जी सेट, फाइन। अब इसने कहा कि एक टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जी से है, मतलब इन पॉइंट्स से है, और उनकी हमें इमेज क्या मिल रही है, रियल नंबर मिल रही है ना, मतलब कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ कुछ आएंगे, 0.5 इस तरीके के। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो जी से r² पे बन रही है। यहाँ पे इसने कहा एस टी तो आपके डोमेन के हैं और टी एस टी आपको को डोमेन की वैल्यूज मतलब इमेजेस मिलेंगी। एस टी की जो वैल्यू रखी उसकी इमेज आपको टी एस टी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा टी ब्रैकेट एस टी द इमेज ऑफ एस टी, ठीक है, या इसको रेंज सेट भी कह सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दो वैल्यूज दी हैं इस तरीके से, ये ब्रैकेट क्लोज फॉर एस टी बिलोंग्स टू डी, देन द एरिया ऑफ इमेज ऑफ टी, जी की वैल्यू जो आप डालोगे तो टी एस टी करोगे तो आपको इमेजेस मिलेंगी। उन इमेजेस की वैल्यूज़ को आप इन पे चेक करिएगा, इनकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं इन वैल्यूज़ पे जब इन पॉइंट्स को पुट करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ इमेजेस की मिलेंगी रियल नंबर में, ठीक है ना। तो चेक करना है कि जब वैल्यूज़ आपको मिलेंगी तो आपको बताना है कि जो इमेज सेट में आपको वैल्यू मिल रही है, मतलब जो भी मिल रहा है, जैसे कोई भी शेप मिल रही है, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही मिल रहा है, तो उस रेक्टेंगल का क्या एरिया है, जो भी शेप मिल रही है उसका आपको एरिया फाइंड करना है, एक्चुअली ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आएगा उसका एरिया, एरिया ऑफ इमेज ऑफ टी जी, ओके, ऑफ द मैप टी इज इक्वल्स टू क्या एरिया है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का, क्योंकि वही दोनों बनेंगे इसमें, है ना। तो वो पूछा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करना कैसे। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सो पहले मैं इसको बता रही हूँ मेथड 1 से कैसे प्रोसीड करेंगे। मेथड 1 से इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए
मैंने तो इसको इस तरीके से समझा था कि टी एस टी आपने ले लिया और आपको यहाँ पे वैल्यू दे दी, ठीक है ना। अब देखो एस टी की क्या वैल्यू, यहाँ पे 0 0 है एस टी, मतलब इसके अंदर ही की वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू 1 0 मिली है एस टी की, यहाँ पे एस टी की वैल्यू आपको 1 1 मिली है, यहाँ पे एस टी की वैल्यू आपको 1 0 मिली है। इन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में हम एक इमेज फाइंड कर सकते हैं और उस इमेज के रिस्पेक्ट में हम एक एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 0 0 के रिस्पेक्ट में टी ऑफ 0 0 फाइंड करूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, इमेज ऑफ 0 0 मिल जाएगा और पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ ट्रेस कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो मैंने s को जब 0 पुट किया तो मुझे पहली वैल्यू मिल गई 0, कॉमा दूसरी वैल्यू को यहाँ पे दोबारा इसको 0 पुट करूँगी तो मुझे मिल गया π/2, ठीक है ना। s और t दोनों 0। दूसरे मैंने लिया ये वाला पॉइंट 1 0 वाला, ठीक है। अब 1 0 देखो, s को मैंने 1 पुट किया, t को मैंने 0 पुट किया। s को जब मैं 1 पुट करूंगी तो पहले वाले में क्या बनेगा, ध्यान से देखो पहले वाले में क्या बनेगा, 1 आ गया यहाँ पे, t 1 माइनस 0/2 मतलब पाए s की जगह 1 है तो ये बन जाएगा पाए, s की जगह 1 है और 1/2 तो π/2 बन गया। और नेक्स्ट वाले में भी s की जगह 1 है तो π/2 बन गया, ठीक है ना। ये आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि s की जगह 1 था तो 1 माइनस 1 0 और ये तो ये वाला हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इमेज फाइंड करते हैं हम 1 1 के रिस्पेक्ट में, s भी 1 है और t भी 1 है तो s को 1 पुट करो यहाँ पे और t को 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से पहला वाला बन जाएगा 0 और यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो ये भी बन जाएगा 0, तो ये बन गया। इसी तरीके से जब हम 1 0 के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसको थोड़ा रब कर देते हैं, 0 और यहाँ पे 1 0, s की जगह 1 पुट करेंगे, t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/2 और s की जगह 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मेरी x कितनी मेरा t ऑफ s और t मिल गए ना हमें 4। इसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि हमें जो इमेज मिलेगी अगर मैं इसको लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया π/2, ये मैंने ले लिया t ऑफ s, मतलब s की इमेजेस मैं फाइंड करी तो इसको मैं x ले लेती हूँ, t को मैं ले लेती हूँ y, इसके रिस्पेक्ट में t ऑफ एस टी मुझे x y कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने इसको ले लिया x और इसको ले लिया मैंने y और यहाँ पे π/2 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, मेरा π/2 यहाँ तक आ रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 0 और π/2 ही इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। सो आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पे एक फिगर बनती हुई कुछ नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम देखें कि जो s वेरी कर रहा है, t ऑफ एस टी वो भी 0 से π/2 वेरी कर रहा है और t ऑफ t भी हमारा 0 से π/2 ही वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें दिख रहा था कि ये इमेज क्या है, ये क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म की बन रही है या फिर एक ट्राइंगल ले लीजिए तो बात तो वही है। तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर साइड स्क्वायर। सो साइड स्क्वायर करेंगे तो π/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा π²/4, तो हमें एरिया मिल जाएगा π²/4, तो इसलिए मेरा आंसर इस समय बी आ जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा था। अब इस क्वेश्चन को आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से ही बता देती हूँ कि सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मेथड 2, जिसमें हम कोशिश करेंगे, हमें यहाँ पे दिया गया है s का लिमिट कि s 0 से 1 तक एग्जिस्ट कर रहा है और t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो इन रिलेशंस की हेल्प से, इन इक्वलिटीज़ की हेल्प से हम ये वैल्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें पता चल जाए कि इमेज ऑफ s t कहाँ लाई कर रही है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो मैं ये लेके चल रही हूँ, हमें यहाँ पे चाहिए 1 - s, मतलब पहले s निगेटिव का होना चाहिए और फिर 1 - s बनाएंगे। तो इससे बनाते हैं, दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन -s इज़ ग्रेटर देन -1। अब 1 को अगर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे 1 - s बनाना है, तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 - s इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - s इज़ ग्रेटर देन इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन का साइन, लेस देन, और यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके बीच में लाई कर रहा है 1 - s, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि π/2 से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से लेके 1 - s π/2 इज़ लेस देन π/2। तो हमें दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, फाइन। इसी तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो t की वैल्यू हमें मिली है 0 से लेके यहाँ पे 1 के बीच में, मैं 0 माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी सबसे पहले, तो बन जाएगा 0
ग्रेटर देन माइनस टी ग्रेटर देन माइनस 1। ये स्टेप क्लियर हो रहा है ना। इसी तरीके से मुझे 1 माइनस एस करना है तो 1 को ऐड करो, तो 1 ग्रेटर देन 1 माइनस टी ग्रेटर देन 0। अब सही से लिखो 1 माइनस टी, मतलब ये सिंबल सही करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब 1 माइनस टी 1 से 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब क्या चाहिए, पाई एस बाई 2। तो दोनों साइड पहले एस से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों साइड पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करो। तो डायरेक्टली मैं एस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा पाई एस बाई 2 1 माइनस टी इज लेस देन पाई बाई 2 एस। अब s की वैल्यू हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s क्या है, 1 के अप्रॉक्स है। तो s की वैल्यू मैं 1 रखूंगी तो मुझे ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए पाई बाई 2 s 1 माइनस टी, और यहाँ पे मैंने s की वैल्यू 1 रख दी तो ये बन जाएगी पाई बाई 2। तो हमें पता चला कि ये वाली वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है। तो हमें जो इमेजेस की वैल्यू मिली वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती हुई मिली। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द रीजन है इट इज़ क्या है, 0 से पाई बाय 2 है। और आपको पता है कि हमें दिया गया है यहाँ पे ओपन रेक्टेंगल, तो उसकी इमेज भी हमें ओपन रेक्टेंगल ही मिलेगी जिसकी हमारी लेंथ ऑफ ब्रेथ 0 से पाई बाय 2 है। उसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, तो लेंथ भी पाई बाय 2 और ब्रेथ भी पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई स्क्वायर बाय 4। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। और जो मैंने पहले मेथड बताया कि इनके रिस्पेक्ट में आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो 0 0 1 1 1 0, उनके रिस्पेक्ट में भी आपको इमेज सेट मिल जाएगा, तो भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन 11 तक किया, इसके आगे के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इस तरीके की आपको और वीडियोस चाहिए, और इन वीडियोस में अगर कुछ कमी है, कुछ मिस्टेक्स है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, सो दैट आई कैन ओवरकम दोज थिंग्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।